वेलकम टू क्लास नंबर 21। कंजंक्शन और प्रीपोजिशन की ये अपनी लास्ट क्लास रहेगी। इनफैक्ट जो अपना ग्रामर वाला पोर्शन था उसकी ये पूरी लास्ट क्लास रहेगी। तो जो अपना पार्ट ऑफ स्पीच है वो पार्ट कवर हो गया। इसके बाद फिर एक्टिव, पैसिव, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट और बाकी चीज़ें कवर करेंगे। तो स्टार्ट करेंगे रूल नंबर 14 से। स्ट्रेस, एम्फेसाइज, इन्वेस्टिगेट। तो बहुत सारे वर्ड्स हैं जिसके बाद कुछ फिक्स प्रीपोजिशन जुड़ते हैं या कई बार नहीं जुड़ने होते हैं, तो उससे रिलेटेड कुछ अब रूल्स आज देखेंगे। रिसेंबल हो गया, कंप्राइज हो गया, है ना, सक्सीड, डिस्कस, डिस्क्राइब। कंप्राइज, रिसेंबल, डिस्कस, डिस्क्राइब, ये एसएससी में रिपीट हो चुका है। आर नॉट फॉलोड बाय एनी प्रीपोजिशन, नॉट फॉलोड बाय एनी प्रीपोजिशन इफ दे आर यूज्ड इन एक्टिव वॉइस। तो अगर एक्टिव वॉइस है और ये वर्ड्स अगर उसमें दिख रहे हैं तो उसके बाद हमें प्रीपोजिशन इनके बाद यूज करने की जरूरत नहीं होती है। एग्जाम्पल देखें। स्नेहा रिसेंबल्स एज हर मदर। तो बताना ये चाह रहे हैं कि स्नेहा जो है उसकी माता जी, उसकी मदर की तरह दिखती है। तो यहाँ पे रिसेंबल्स एज हर मदर, चूंकि ये पूरा एक्टिव वॉइस में लिखा हुआ है इसलिए रिसेंबल के बाद यहाँ पे एज जो है वो गलत है। सीधा सीधा सेंटेंस यहाँ पे लिखेंगे, स्नेहा रिसेंबल्स हर मदर, स्नेहा उसकी मम्मी जैसी दिखती है। दूसरा एग्जाम्पल, द सेंट एम्फेसाइज्ड ऑन द नीड ऑफ डिसिप्लिन इन लाइफ। ये एसएससी में पहले पूछा हुआ सवाल है। तो एम्फेसिस पूरा अगर सेंटेंस देखें तो एक्टिव वॉइस में ये है। एम्फेसिस यहाँ पे कीवर्ड है, इसके बाद ऑन लिखा हुआ है। अब नॉर्मल बोलचाल में ये चीज़ पकड़ में नहीं आती है, सही लगता है कि क्या गलत है इसमें, सब तो सही लिखा हुआ है, लेकिन एज पर रूल्स जो ऊपर वर्ड्स मैंने आपको बहुत सारे बताए थे, उसके बाद अगर एक्टिव वॉइस है तो कुछ स्पेशल वर्ड्स के बाद हमें प्रीपोजिशन नहीं यूज करना होता। तो यहाँ ऑन की वजह से ये सारा गड़बड़ है, ऑन की वजह से यहाँ पे गड़बड़ है। तो इसे हटा देंगे तो सेंटेंस हो जाएगा, द सेंट एम्फेसाइज द नीड ऑफ डिसिप्लिन इन लाइफ। रूल नंबर 15, टू इज यूज आफ्टर से, सजेस्ट, प्रपोज। एक ऐसा रूल हमने ऊपर भी देखा था जहां पे हम लोग नहीं लगा रहे थे, अब यहाँ पे कब लगाना है। तो टू इज यूज आफ्टर से, सजेस्ट, सपोज, स्पीक, रिप्लाई, एक्सप्लेन इफ द ऑब्जेक्ट इज अ लिविंग बींग। अगर ऑब्जेक्ट लिविंग बींग है और आप सजेस्ट, से, सपोज, प्रॉपरली, स्पीक, एक्सप्लेन ऐसे कोई भी वर्ड वहां पे यूज कर रहे हैं, तब हमें वहां पे टू का प्रयोग करना पड़ेगा उस वर्ड के बाद। जैसे शिवानी सजेस्टेड मी दैट आई शुड लीव दैट जॉब। अब शिवानी सजेस्टेड मी, सजेस्टेड के बाद जो है यहाँ पे ऑब्जेक्ट जो है वो लिविंग बींग है, तो यहाँ पे इसलिए सजेस्ट के बाद हमें टू लगाना पड़ेगा। शिवानी सजेस्टेड टू मी दैट आई शुड लीव द जॉब, एरर है इस वाले पार्ट में। ठीक है, तो ये प्रिपोजिशन से जुड़े यही प्रॉब्लम है, कुछ स्पेसिफिक वर्ड्स के बाद वो लगता है, कई बार वो नहीं लगता है। तो दोनों चीजें अपने को पता होनी चाहिए और एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स अपने को याद करने पड़ेंगे। रूल नंबर 16, कंजंक्शन बोथ इज फॉलोड बाय एंड। तो जैसे ऊपर पेयर बन रहे थे, नो सूनर, स्कार्सली, हार्डली का, उसी तरह से आप इसको भी याद रख सकते हो कि बोथ और एंड का कंजंक्शन पेयर बनाते हैं। तो ही इज बोथ इंटेलिजेंट एंड हार्ड वर्किंग। कई बार एंड की जगह कुछ और यहाँ पे कंजंक्शन या कुछ और डाल के इस तरह से एरर क्रिएट हो जाता है। रूल नंबर 17, सो एज और एज कंपैरिजन करने के लिए इस तरह का स्ट्रक्चर यूज आता है। तो मैं कंपैरिजन बिटवीन टू पर्सन और थिंग्स। तो एज तो कॉमन है, कई जगह आपने देखा भी होगा। सो एज से भी कंपैरिजन किया जा सकता है। तो ये भी कह सकते हैं कि कंजंक्शन का पेयर जैसा बन रहा है, सो के साथ एज या फिर एज के साथ एज। तो ही इज एज गुड एज यू, कि वो तुम्हारे जितना ही अच्छा है। ही इज नॉट एज गुड एज यू। तो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव सेंटेंस। सो एज के साथ और भी सेंटेंस दिखेंगे जब क्वेश्चन हम लोग और इस पे सॉल्व करेंगे, तो वहां पर इससे जुड़े एरर कहां पे दिखते हैं उसको मैं बताऊंगा। रूल नंबर 18, ऑल्दो और दो इज फॉलोड बाय, या तो आप येट लगाओ या फिर आप वहां पे कॉमा लगाओ। तो दो तरीके से यहाँ पे स्ट्रक्चर बन सकता है ऑल्दो और दो का। दो ही वर्कड हार्ड ही फेल्ड। तो यहाँ पे दो से यहाँ पे स्ट्रक्चर था, इसलिए यहाँ पे आप देखो कॉमा यहाँ पे लगा हुआ दिखेगा कि उसने मेहनत तो करी फिर भी वो फेल हो गया। इस चीज को लिखने के लिए दो ही वर्कड हार्ड, कॉमा लगाना जरूरी है, ही फेल्ड, ताकि दो अलग अलग चीजें वहां पे दिखें। एक जैसा कर देंगे तो वो गलत होगा, सेंस वो अपने को सेंटेंस सही नहीं देता है। तो ये सही लिखा हुआ है। ऑल्दो दीज बुक्स आर कॉस्टली येट द स्टूडेंट्स बाय देम बिकॉज दीज आर यूजफुल। तो यहाँ पे ऑल्दो या दो किसी से भी आप स्टार्ट करो, कॉमा की जगह आप येट का भी प्रयोग कर सकते हो। तो बेसिकली दो यहाँ पे वो अपने को फ्रेज क्लॉजेस को अलग अलग दिखा रहा है। तो या तो आप कॉमा से सेपरेट करके दिखा दो या फिर आप येट से सेपरेट करके दिखा दो, दोनों स्ट्रक्चर सही है। रूल नंबर 19,
ये तो पहले भी देख चुके हैं, नो सूनर के साथ देन, हार्डली, स्कार्सली और बेयरली, बेयरली एक्स्ट्रा हो गया। इनके साथ व्हेन ज़्यादातर देखने को मिलता है, लेकिन कई जगह बिफोर भी लिखा है तो वो चलेगा। नो सूनर देन, बाकी जो एल वाई से एंड वाले होते हैं उनमें व्हेन या फिर बिफोर लग जाता है। इस चीज़ को तो पहले देख चुके हैं, तो इस पर ज़्यादा टाइम अब नहीं लगाएंगे। एग्जाम्पल्स देख लें। दूसरा अपने को पता है इन्वर्जन भी इसमें फॉलो होता है, तो नो सूनर हैड ही सॉल्व द रिडल देन ही वॉज अपलॉडेड। नो सूनर से हो रहा है, इन्वर्जन आ रहा है, देन आ रहा है, तो सब कुछ ठीक है। हार्डली हैड आए, हार्डली से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे इन्वर्जन भी दिख रहा है। केम आउट ऑफ द रूम बिफोर आई सॉ हिम डाइंग, तो बिफोर हो या फिर वैन हो, दोनों यहाँ पे एक्सेप्टेबल होते हैं, तो ये भी ठीक है। स्कार्सली हैड ही आस्क द क्वेश्चन, स्कार्सली से आ रहा है, हैड ही, इन्वर्जन फॉलो हो रहा है, वैन या बिफोर आना चाहिए, वैन आ रहा है, तो ये भी करेक्ट है। फिर बेयरली हैड ही बॉट द कार बिफोर इट वॉज स्टोलन, तो बेयरली हैड ही, इन्वर्जन यहाँ पे फॉलो हुआ, बिफोर या वैन है, तो दोनों स्ट्रक्चर ठीक है। अगेन ये वाला सेंटेंस भी करेक्ट है। तो नो सूनर, हार्डली, स्कार्सली कई बार बन चुका है, कई बार बेयरली से भी बनता है, तो बेयरली कोई भी एल वाई से एंड होने वाले शब्द हो तो उसके साथ अपने को वेन या बिफोर लगाना होता है। नो सूनर के साथ देन, एक ही है तो वो याद भी रह जाता है। रूल नंबर 20, लेस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड है क्योंकि इसका स्ट्रक्चर अलग ही बनता है। लेस्ट इज फॉलोड बाय शुड, या तो आप शुड से उसको कराओ, और फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब या वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से। लेस्ट इज ए नेगेटिव वर्ड। दूसरी बात, लेस्ट जो है अपने आप में नेगेटिव वर्ड होता है, तो और इसमें नॉट, नेवर, ये सारी चीजें उसके आगे जोड़ने की हमें जरूरत नहीं होती है। अगर जोड़ा तो फिर वो सेंटेंस गलत हो जाएगा, या फिर एरर क्रिएट करने के लिए उस तरह से आपको लिख के दिया जाएगा। वॉक केयरफुली लेस्ट ही शुड फॉल, ध्यान से चलो वरना वो, ध्यान से वो चले वरना वो गिर जाएगा। तो लेस्ट ही शुड फॉल है ना, ही शुड। अब यहाँ पे ही शुड फॉल का मतलब ये नहीं कि वो उसको गिर जाना चाहिए, ऐसा नहीं है। ही शुड फॉल मतलब वो गिर जाएगा, ऐसा सेंस आता है। तो लेस्ट थोड़ा सा बाकी जो रूल्स पढ़ते हैं स्ट्रक्चर के अलग, ये डेविएट होता हुआ यहाँ पे क्लियरली दिखता है। तो लेस्ट के बाद या तो आप शुड लगा दो, उस तरह से भी बन जाएगा, या फिर वॉक केयरफुली लेस्ट यू फॉल, सही से केयरफुली चलो वरना तुम गिर जाओगे, तो लेस्ट यू फॉल। अब यहाँ पे यू विल फॉल, यहाँ पे कुछ भी फॉल मतलब कह सकते हैं कि फर्स्ट फॉर्म के अलावा कोई भी दूसरा फॉर्म लगा के यहाँ पे एरर क्रिएट हो सकता है। तो पहला स्ट्रक्चर भी सही है, दूसरा भी सही है। तो लेस्ट अगर सेंटेंस में दिखे तो थोड़ा सा एक बार रुक के सोचना, या तो शुड से बन रहा है या फिर इसमें वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आना चाहिए, अदरवाइज वो एरर होता है। और ये सारे जो रूल्स हैं इस पे 100% सवाल एसएससी में प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। प्रैक्टिस करते हैं तो उसमें भी देखा हुआ है, और जब टॉपिक वाइज प्रैक्टिस करी थी पिछली बार उसमें भी देखा था। until is time oriented and unless is action oriented। until और unless इन पर बेस सवाल लगभग हर साल किसी ना किसी शिफ्ट में दिख ही जाते हैं। until जो है वो टाइम ओरिएंटेड होता है, और unless जो होता है वो एक्शन ओरिएंटेड होता है। until मतलब जब तक ऐसा नहीं होगा तब तक वैसा नहीं हो पाएगा, ऐसा कुछ। और unless कि जब तक तुम पढ़ोगे नहीं तब तक तुम पास नहीं होगे, तो वहां पे बेसिकली एक्शन ओरिएंटेड यहाँ पे अपने को दिख रहा है। until एंड unless आर नेगेटिव वर्ड्स, ये अपने आप में नेगेटिव होते हैं, तो अगेन सेम चीज लॉजिक लगेगा कि इसके साथ भी नॉट, नेवर सेम फ्रेज में हमें नहीं लगाना होगा। वेट हेयर until आई रिटर्न, तो इसका सिंपल सा मतलब होगा कि यहाँ पे रुको जब तक मैं नहीं आऊं, तो जब तक मैं नहीं आऊं इसलिए इसे कहते हैं कि टाइम ओरिएंटेड होता है। अनलेस यू वर्क हार्ड यू विल नॉट पास, जब तक तुम सही से मेहनत नहीं करोगे तब तक तुम पास नहीं होगे। अब यहाँ पे जो ये है कि नॉट, नेवर, अनलेस और अनटिल तो नेगेटिव है, तो नॉट, नेवर नहीं आना चाहिए, तो कंडीशन ये भी कि उस क्लॉज में नहीं आना चाहिए, दूसरे क्लॉज में वो आएगा। जैसे इस वाले एग्जांपल को देखें, अनलेस यू वर्क हार्ड यू विल नॉट पास, तो ये माइंड में नहीं आना चाहिए कि यार अनलेस आ रहा है और यहाँ पे नॉट आ रहा है, ऐसा तो नहीं हो सकता, नहीं, वो गलत लॉजिक हो जाएगा। केवल इतने हिस्से को देखो ना, एक क्लॉज ये है, कॉमा के बाद दूसरा क्लॉज शुरू हो रहा है, तो क्या इस क्लॉज में नॉट या नेवर है? नहीं है। अनलेस यू वर्क हार्ड, जब तक तुम मेहनत नहीं करोगे, देखो नेगेटिव सेंस आ गया, तुम पास नहीं होगे, यू विल नॉट पास, ये जो है ये दूसरा क्लॉज है, यहाँ पे नॉट सही है, दोनों सेंटेंस यहाँ पे सही है। तो नॉट से कंफ्यूज नहीं होना कि ये तो पूरे कहीं पर भी नहीं दिखेगा अनलेस के साथ, नहीं, उस क्लॉज में नहीं दिखेगा, दूसरे क्लॉजेस में वो दिख सकता है। रूल नंबर 22, इन अफर्मेटिव सेंटेंस ना, पॉजिटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस, डाउट एंड डाउटफुल आर फॉलोड बाय इफ या वेदर। इन नेगेटिव या इंटरोगेटिव सेंटेंस डाउट एंड डाउटफुल आर फॉलोड बाय दैट। ये थोड़ा सा याद रखने वाली चीज हो गई
कि डाउट और डाउटफुल आए, अगर पॉजिटिव सेंटेंस है तो इफ या वेदर रखेंगे, अगर नेगेटिव सेंटेंस है तो उसमें फिर दैट का प्रयोग करेंगे। एग्जाम्पल देखें, आई डाउट इफ ही विल कम, कि मुझे शक है कि वो आएगा, तो डाउट के साथ यहाँ पे इफ, तो ओवरऑल देखें पॉजिटिव सेंटेंस है तो ये स्ट्रक्चर करेक्ट है। आई डू नॉट डाउट दैट ही विल कम, कि मुझे कोई शक नहीं है कि वो नहीं आएगा, कि वो आएगा ही विल कम, मुझे कोई शक नहीं है कि वो आएगा। तो नेगेटिव सेंटेंस है, डाउट के साथ आ रहा है, इसलिए यहाँ पे दैट का प्रयोग अपने को करना पड़ेगा, ना कि इफ या वेदर का। इसलिए दैट यहाँ पर लिखा हुआ भी सही है। रूल नंबर 23, हमेशा करेक्ट पेयर का नॉट ओनली बट ऑल्सो। ये भी पूरा एक बिल्कुल पूरा पूरा पेयर बना रहा होता है, कई चीज़ों में ये यूज में भी आता है। इनफैक्ट जब हम लोग क्लोज टेस्ट कई जगह सॉल्व करते हैं तो वहां पर भी ये पेयर काफ़ी कुछ पकड़ने में अपनी हेल्प कर देता है। ही चीटेड नॉट ओनली हिज फ्रेंड्स बट ऑल्सो हिज पेरेंट्स, ये हमेशा पेयर बनाते हुए ही सेंटेंस में दिखेंगे। तो एक इंपॉर्टेंट पेयर ये भी हो गया। रूल नंबर 24, बिटवीन, अगेन इंपॉर्टेंट वर्ड है। बिटवीन इज फॉलोड बाय एंड फ्रॉम इज फॉलोड बाय टू। ये चीज मैथ्स में भी देखने को मिलती है, जब सीरीज वाला क्वेश्चन टाइप बनता है कि फाइंड द नंबर्स डिविजिबल बाय 4 बिटवीन 100 एंड 200, है ना। तो बिटवीन 100 एंड 200, बिटवीन के साथ एंड आता है या फिर फ्रॉम के साथ टू आता है, कि फाइंड द नंबर्स डिविजिबल बाय 4 फ्रॉम 100 टू 200। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इस पर एरर पिछली बार बन चुका है। यू विल हैव टू चूज बिटवीन गुड एंड बैड, बिटवीन के साथ एंड आ रहा है, ये सही है। शी कीप सिंगिंग फ्रॉम मॉर्निंग टू इवनिंग, सुबह से शाम तक वो गाती रहती है, इसलिए यहाँ पे फ्रॉम के साथ टू। ये बिल्कुल सेट पेयर है, ऐसी तरह से दिखेगा। कुछ और के साथ आया कि फ्रॉम के साथ एंड लगा दें या फिर बिटवीन के साथ टू लगा दें तो वो गलत हो जाता है। 25, नीदर मीन्स नन ऑफ द टू। ये तो पहले भी जब नाउन वगैरह देखा था वहां पे देखा था। व्हेन मोर देन 2 पर्सन्स आर देयर, नन ऑफ का प्रयोग हम वहां पे करते हैं। तो दो के लिए नीदर, दो से ज्यादा है तो नन ऑफ। उसी लॉजिक से ईदर दो के लिए करेंगे अगर पॉजिटिव है तो, और अगर दो से ज्यादा लोग हैं तो वन ऑफ करके वहां से हम लोग सिलेक्ट कर लेते हैं। जैसे नन ऑफ हिज फ्रेंड्स हेल्प हिम, कि बहुत सारे दोस्तों में से किसी ने भी उसकी हेल्प नहीं करी। तो बहुत सारे दोस्त हैं, दो से ज्यादा हैं, इसलिए यहाँ पे नन का यूज किया। फिर वन ऑफ द स्टूडेंट्स ऑफ योर क्लास इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस लॉस, वन ऑफ द स्टूडेंट्स ऑफ योर क्लास। अगेन स्टूडेंट्स है इसलिए यहाँ पे वन ऑफ के साथ यहाँ पे वन ऑफ का स्ट्रक्चर का यहाँ पे प्रयोग किया। तो वन ऑफ द स्टूडेंट्स, ये प्लूरल आता है, ये तो नाउन वगैरह के चैप्टर में भी देख चुके हैं, तो ये भी सही लिखा हुआ है। रूल नंबर 26, डू नॉट यूज सेल्डम और एवर। इस पे एरर डेफिनेट बना हुआ है, इन प्लेस ऑफ सेल्डम और नेवर। तो करेक्ट यूसेज होता है सेल्डम और नेवर, ना कि सेल्डम और एवर। द नेशनल नेटवर्क सेल्डम और नेवर टेलीकास्ट गुड प्रोग्राम्स। यहाँ पे सेल्डम और नेवर का मतलब होता है या तो बहुत कम या ना के बराबर। ना सेल्डम अपने आप में कम दर्शाता है ना, कम चीज को दर्शाता है, इसलिए सेल्डम और नेवर कि या तो बहुत कम या बिल्कुल ना के बराबर। इसलिए सेल्डम के साथ हमेशा नेवर का यूज करते हैं, ना कि एवर का। नेक्स्ट रूल नंबर 27, रेदर और अदर। इससे जुड़े छोटा सा रूल है कि सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन देन का प्रयोग करते हैं हम इसके बाद, रेदर और अदर के बाद। सिंपल सा स्ट्रक्चर अगर इसका देखें, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, सबऑर्डिनेटिंग वगैरह जब हमने क्लॉज देखा था वहां पे देखा था कि जो मेन क्लॉज पे डिपेंडेंट होते हैं उस तरह से लिंक होते हैं उनसे, वो सारे अपने सबऑर्डिनेटिंग या डिपेंडेंट क्लॉज उस तरह से अपने बनते हैं। तो कंजंक्शन है तो वो क्या दिखाएगा, कंजंक्शन दो क्लॉजेस को जोड़ता हुआ। तो जो डिपेंडेंट क्लॉज है और जो मेन क्लॉज है उसके बीच में लिंक बिठाएगा अपना सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। ही हैज नो अदर ऑब्जेक्टिव देन टू गेट अ हैंडसम जॉब, he has no other objective than to get a handsome job। तो अदर या कई स्ट्रक्चर में रेदर दिखे तो उसके बाद अपने को देन का प्रयोग वहां पे करना होता है। उसी तरह से आई वुड रेदर बाय अ स्कूटर देन अ साइकिल, कि मैं प्रिफर करूंगा स्कूटर खरीदना बजाय साइकिल के। तो रेदर बाय अ स्कूटर देन अ साइकिल। तो अदर हो या रेदर हो, उस तरह के स्ट्रक्चर में देन का प्रयोग हम लोग कर रहे होते हैं, और ये दोनों सेंटेंस यहाँ पे सही है। तो कंजंक्शन और प्रीपोजिशन से जुड़ी यही कुछ ट्रिकी चीज़ हो जाती है कि याद रखना पड़ता है। एक तो स्ट्रक्चर याद रखना पड़ता है, जैसे लेस्ट के साथ शुड या फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा, डिस्क्राइब, एम्फेसाइज, रिगार्ड, ये सारी चीज़ें इनसे जुड़े रूल। कि उसके बाद अगर
लिविंग बीइंग है, ऑब्जेक्ट अगर तो उसके बाद हमें टू लगाना है, किस केस में उसे नहीं लगाना है। तो ये छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स हैं, इन पे बेस सवाल बनते हैं। अब ये बिल्कुल एक्सपेक्टेड नहीं है कि रूल बिल्कुल वर्ड टू वर्ड आपको याद रहेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है जस्ट आपके लिए एग्जाम्पल्स। एग्जाम्पल्स याद रह गए एक दो भी तो काम अपना हो जाता है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे एग्जाम्पल्स ही याद रहेंगे और आप पढ़ोगे भी एग्जाम्पल्स ही। रूल तो जस्ट थोड़ा सा एक बार कर्सरी लुक देख के कि अच्छा अच्छा ऐसा ऐसा होता है, और उसको अपने को एग्जाम्पल में अप्लाई कर देना। या फिर जब आप पेपर सॉल्व करोगे तो वहाँ पे तो क्वेश्चंस फॉर्मेट में सब कुछ रहेगा, तो वो बेटर तरीका है इन चीज़ों को प्रैक्टिस करने का।